हेलो बच्चों, आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2023 में साइंस के कुछ एमसीक्यू प्रश्न इस क्लास में समझेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, एनएमएस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा, निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह हैं। तो स्टूडेंट, सबसे निकटतम जो ग्रह हैं वो बुध ग्रह हैं सूर्य के, जबकि यहाँ पे बुध ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में है, देखिए, मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, शुक्र जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और शनि जिस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, यानी कि शनि ग्रह। तो साथियों, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सही क्वेश्चन क्या होगा? तो सही क्वेश्चन है यहाँ पे शुक्र। तो पहले बुध हैं, तो यानी कि बुध ग्रह इसमें नहीं है, तो सबसे नज़दीक जो है बुध ग्रह है, लेकिन हमारे पास बुध का जो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो एनएमएस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी के लिए हो जाइए रेडी। तो मंगल, पृथ्वी, शुक्र, शनि, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है शुक्र ग्रह, जो कि पहले प्रश्न का आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर है, जबकि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये है, पोटास है। तो यहाँ पे जैविक खाद, यानी कि जैविक खाद उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर की श्रेणी में नहीं आता है। तीसरा प्रश्न है, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? छाया में रखकर, यहाँ पे पौधे की बात की जा रही है, तो पौधे को छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर और पॉलीथीन की थैली में रखकर। तो जल का अवशोषण की दर पंखे के नीचे, क्योंकि पंखे के नीचे रखने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाती है और वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो जड़ के द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है? गुलाब, डबल रोटी की फफूंदी यानी कि कवक, और आलू और अदरक। तो यानी कि बीजाणु जो उत्पन्न करता है वो फंगस उत्पन्न करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है डबल रोटी की फफूंद यानी कि फंगस। तो फंगस क्या करेगी? बीजाणु उत्पन्न करती है। पांचवा प्रश्न है, कीटों में गैस का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है? तो इसे वातक, श्वासरंध्र, वक्ष गुहा, क्लोम। तो इसे वातक कहते हैं, यानी कि ट्रेकिया कहते हैं। तो वातक की स्पाइरिकल्स की सहायता से, ट्रेकिया की सहायता से जो कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट हैं, सांस लेते हैं, श्वास नलिका है। पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? यानी कि जो वेस्टर्न जो घाट है उसमें कौन से जंतु पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास हाथी, न्यू वर्ल्ड मंकी। तो इसमें लायन टेल लंगूर जिसकी लंबी पूंछ होती है वो इसका आंसर है। निम्न में से धातु की प्रकृति नहीं है, तो धातु की कौन सी प्रकृति नहीं है, यानी कौन सा आंसर इसमें धातु की प्रकृति नहीं है? तो आघात वर्तनीयता होती है। दूसरा ऑप्शन है कुचालकता, तन्यता, सुचालकता। तो तन्यता भी होती है, सुचालकता यानी कि विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन कुचालकता नहीं होती है। धातुओं की विशेष प्रॉपर्टी होती है कि धातु जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनमें करंट बह सकता है आसानी से। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक औषधि है? कॉफी पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन और यीस्ट पाउडर। तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, ये सब एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक औषधि के उदाहरण है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पर हम टिक लगाएंगे। नौवां प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है, यानी सबसे कम प्रदूषण कौन करेगा? सीएनजी, बायोडीजल, केरोसिन, पेट्रोल। तो यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो कि क्लीन फ्यूल कहलाती है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर वाहनों के लिए। तो पेट्रोल और डीजल, केरोसिन वगैरह ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी सतह को चिकनी बनाते हैं। तो कैरम बोर्ड में हम पाउडर छिड़केंगे तो उसका जो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि जो है चिकनी सतह हो जाती है। तो चिकनी सतह कैरम बोर्ड में हम
इस पर टिक लगाएंगे, घर्षण कम हो जाएगा। तो घर्षण कम करने के लिए हम सतह को चिकनी करते हैं, जैसे बेरिंग होते हैं उनमें ग्रीस लगाते हैं, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते? तो हमारे कान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। ये हमारा जो श्रव्यता परास है, यानी कि 20 से 20,000। तो यहाँ पे देखिए 30 हर्ट्ज इसको सुन सकते हैं, 8 हर्ट्ज इसको नहीं सुन सकते हैं, 10,800 जो कि 20 से 20,000 की रेंज में है, और 6,800। तो यहाँ पे 8 हर्ट्ज को हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये अवश्रव्य श्रेणी की ध्वनि तरंगे के अंदर आती है, जिससे मानव कान नहीं सुन सकता, यानी कि हमारी श्रव्यता परास से बाहर है। अगला है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की का दूरी समय ग्राफ होगा। यानी कि एक नियत चाल से अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा? तो उसका ग्राफ, अगर कोई वस्तु एक स्पीड से चल रही है तो दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। यानी कि अगला है, रूमिनेंट में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? तो रूमिनेंट्स जो कि घास वगैरह सेलुलोज का पाचन करते हैं, तो इनके लिए रूमिनेंट में सेलुलोज का जो पाचन होता है आमाशय में होता है। अगला है, आसुत जल की प्रकृति होती है। तो आसुत जल उदासीन प्रवृत्ति का होता है, यानी कि इसका pH मान 7 होता है। डिस्टिल वाटर कहते हैं इसको। 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण जो बनेगा, तो मिश्रण दोनों के मध्य का बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, यानी 40 से 70 के बीच। तो यहाँ पे ऑप्शन है 110 डिग्री सेल्सियस, 40 से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 70 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो है 70 डिग्री का सेल्सियस जो पानी है उसका जो टेम्परेचर घटेगा, जबकि 40 वाले का बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो मिश्रण जो बनेगा पानी का, उसका जो टेम्परेचर होगा 40 से 70 के बीच होगा। अगला जो प्रश्न है साथियों, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो ये लगभग बीच में होगा, यानी कि मध्यस्थ में होगा, यानी 40 से 70। न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं है? तो न्यूटन की डिस्क में VIBGYOR सब कलर हैं, जबकि जो पिंक कलर है गुलाबी कलर नहीं है। स्टेनलेस स्टील में लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है? यानी स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम निकिल धातु को मिलाकर इसको बनाया जाता है, क्रोमियम प्लस निकिल, जबकि कॉपर सल्फर जस्ता कॉपर ये इसके गलत उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, 25 मिनट तक चलती है, इसके बाद 70 की रफ्तार प्राप्त करके 36 मिनट तक चलती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पे हमें दूरी निकालनी है, तो हमारे पास चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। इससे हम दोनों परिस्थितियों में दूरी निकाल लेंगे, चाल इंटू समय से निकाल लेंगे। तो चाल यहाँ पे दी हुई है 60 और समय भी दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसका जब आंसर निकालेंगे, दोनों का अलग अलग दूरी निकालने के बाद दूरी को जोड़ देंगे, तो टोटल दूरी आ जाएगी हमारी 67 किलोमीटर। तो यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय और चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ हमें दूरी पूछी गई है, तो जाने वाली दूरी और आने वाली दूरी, टोटल दूरी 67 यानी 67 किलोमीटर हो जाएगी। CFL जो होती है उसमें कौन सी वाष्प का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, पारे का, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे पारा यानी कि मर्क्यूरी की जो पारद वाष्प का यूज़ किया जाता है। 20वां प्रश्न जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है घर्षण के बल। तो घर्षण के बल, तो पारा जो है हमारा 19वां उसका आंसर हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रिक्शन से संबंधित है, घर्षण से संबंधित है। फ्रिक्शन यानी घर्षण के बल के संदर्भ में असत्य कथन यानी गलत कथन कौन सा है? यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होगा, अगर खुरदरा है पृष्ठ तो घर्षण ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही है। यदि घर्षण बल नहीं हो तो पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते, बिल्कुल सही है, घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं बोर्ड पर। छत के पंखों व साइकिल की दूरी व हब के बीच वाला बेरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे छत के पंखों और साइकिल के बीच की दूरी, तो यहाँ पे ये असत्य कथन है, यानी कि दूरी से घर्षण प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इस पर टिक लगाएंगे। 21वां प्रश्न, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो ये चुंबकीय प्रभाव है। जब किसी भी चालक तार में करंट प्रवाहित किया जाता है तो वह एक एज ए मैग्नेट की तरह कार्य करता है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। रक्त का लाल रंग कौन से वर्णक के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि क्लोरोफिल जो है
उस क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का रंग हरा होता है। तो हीमोग्लोबिन हमारा करेक्ट आंसर। इसमें आयरन भी पाया जाता है और क्लोरोफिल पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। फ्लोएम जो है वो भोजन का ट्रांसफ़र करता है पत्तियों में बनने वाले, और इंसुलिन जो है ये डायबिटीज़, इसकी कमी से डायबिटीज़ रोग हो जाता है। तो आयरन जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट जो है इसका उपयोग किया जाता है। बेकेलाइट जो है ये बिजली के स्विच बनाने में ये ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है, यानी ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की श्रेणी में आता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। नर और मादा युग्मकों के संयोजन यानी कि युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, यानी कि गैमेट जो होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो इसे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन अ फर्टिलाइजेशन हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि मेल गैमेट कौन है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट कौन है? ओवम। इनका संयोजन यानी कि इनका फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। वायु खाली स्थान दाब के क्षेत्र से दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वायु हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है। आपने देखा होगा जो टायर है जब वो फटता है तो अंदर वायु दाब अधिक होता है तो बाहर की ओर आती है। अगला प्रश्न है भूकंप की शक्ति यानी कि भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है? न्यूटन में, रिएक्टर स्केल में और मीटर पैमाने में, हर्ट्ज में। तो इसको रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न है संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? तो संगमरमर का जो कैंसर है वो अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, जिसको किलर रेन भी कहते हैं, उसके कारण होता है। तो 27वां प्रश्न, संगमरमर जो होता है उसका कैंसर किस कारण होता है? तो CFC के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, बोधगर प्रभाव के कारण, CNG कारण। तो एसिड रेन जो होती है जिसको किलर रेन भी कहते हैं, उसके कारण संगमरमर का कैंसर हो जाता है। संगमरमर का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है, पीलापन आ जाता है, यानी कि एसिड रेन, जिसे किलर रेन भी कहते हैं। और ये जब वर्षा जल का जो pH मान 5 से नीचे आ जाता है तो उस प्रकार की जो रेन है उसको एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन हमारे जीव जंतुओं को भी प्रभावित करती है, उनकी जीवनशैली को। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होगा? यानी कि रेशम को जब कांच की छड़ में रगड़ेंगे तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? उस पर ऋणावेश आ जाता है। कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक है? यानी मानव द्वारा जो तैयार किया गया सूचक कौन सा है? तो मेथिल ऑरेंज मानव द्वारा तैयार किया गया सूचक है। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक क्या कहलाती है? तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF। इसमें जो है निषेचन जो है परक नली में यानी कि आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी कराया जाता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। इसे हम कृत्रिम निषेचन की तकनीक कहते हैं, IVF। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो यहाँ पे नमक का घोल विद्युत का चालक है, हैंडपंप का पानी भी विद्युत का चालक है, तालाब का जल भी विद्युत का चालक है, जबकि आशुद्ध जल जिसको डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, तो डिस्टिल वाटर यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है इसमें ये विद्युत का चालक नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रल्स होता है। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी हैं, जबकि औद्योगिक जो पार्क हैं ये वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो साथियों यहाँ पे 33वां प्रश्न, पक्की सड़कों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? वेस्लिन का, बिटुमिन का, कोक का, पैराफिन मोम का। तो बिटुमिन जो है इसका उपयोग सरफेस बनाने में यानी कि जो सड़क है उसके निर्माण कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर बिटुमिन। अगला है चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रम को क्या कहा जाता है? यानी कि शुगर का कन्वर्जन होना एल्कोहल में, इसे किण्वन कहते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी कि शुगर कन्वर्ट इनटू एल्कोहल। अगला है गहरे रंग के कीपदार बादल कहलाते हैं। तो गहरे रंग के कीपदार बादल टॉर्नेडो कहलाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसी प्रकार के क्वेश्चन NMS एग्जाम्स की जो हैं उसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में आते हैं, इस तरह का पेपर बनता है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को याद कीजिए। थैंक यू।